दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम संध्या है। मेरी शादी को 10 साल का समय गुजर गया था और अभी तक ऊपर वाले ने मुझे संतान नहीं दी थी। मैं संतान के लिए तरस रही थी। हमारा घर शहर के सबसे अच्छे इलाके में बना हुआ था, जहाँ से काफ़ी सारे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज करीब पड़ते थे। एक दिन मेरी नंद का बड़ा बेटा, जो सिर्फ 15 साल का था, वो अपने गांव से हमारे शहर के कॉलेज में पढ़ने आया। तो मेरी सास ने उसे हमारे घर में रहने को कहा। वो मेरी बहुत इज्जत करता था और मुझे मामी जी कहकर पुकारता था। मैं भी पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैं भी पढ़ाई में उसकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन मेरी नंद के बेटे ने मुझसे कहा, मामी जी, कॉलेज में मेरी एक दोस्त है, उसकी माँ गायनोकोलॉजिस्ट है। मैंने आपकी परेशानी अपनी दोस्त के साथ शेयर की तो उसने मुझे बताया कि मेरी माँ इस चीज़ की बहुत अच्छी दवाई देती है। अगले दिन वो मेरे लिए दवाई लेकर आ गया। उसकी दी हुई दवाई मैंने घर वालों से छुपाकर खा ली। उसके ठीक 9 महीने बाद ही मैं माँ बनने वाली थी। लेकिन जब ये खबर मेरे ससुराल वालों ने सुनी तो मुझ पर ढेर सारे आरोप लगाए और मेरे पति ने तो मुझे छोड़ने की ही ठान ली थी। उनका कहना था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता। जब डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि उस दवाई ने तो मुझे किसी और ही तरह का। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुशहाल रहने वाली लड़की थी। मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे, या ये समझ लो कि मैं अपने परिवार की लाडली थी। 3 भाइयों की इकलौती बहन और माता पिता की इकलौती जान। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक ऐसा लड़का देखा था जिसकी सरकारी नौकरी थी, सरकार से मिला हुआ फ्लैट था, घर में हर चीज मौजूद थी, हर सुविधा का आराम था। शादी से पहले भी मेरी जिंदगी आरामदायक थी और शादी के बाद भी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी भले ही दूसरे शहर में की थी, लेकिन मुझे काफी समय तक खुद से दूर नहीं किया था। वो लोग जल्दी जल्दी मेरे ससुराल आते रहते थे। लेकिन जब मेरी माँ बीमार हुई और उनकी मौत हो गई तो घर के हालात जैसे बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। माँ के जाने के बाद पापा भी बीमार रहने लगे और भाइयों ने शादी कर ली तो वो अपने परिवारों में बिजी हो गए। इधर मेरी जिंदगी शादी के बाद 1-2 साल तक तो बिल्कुल ठीक रही, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दिल में गम था जिसने जगह बना ली थी। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मैं चाहती थी कि मेरी गोद भर जाए, लेकिन किसी को भी जवाब देने के लिए मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। वक्त गुजरता गया और लोगों की कही हुई बातें सच होती गईं। मैं बच्चा करने में देर नहीं कर रही थी, बल्कि ऊपर वाले की तरफ से देर थी। और फिर देखते ही देखते इतनी देर हो गई कि हमारी शादी को 10 साल गुजर गए थे और अभी तक मेरे पास संतान नहीं थी। मैं ससुराल में बहुत खुश थी। मेरे पति मुझे प्यार करते थे, सास इज्जत करती थी, जेठानी और जेठ भी अच्छे थे। मैंने भी उन लोगों का दिल जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं हमेशा वही काम करती थी जो मेरे पति को और उनके परिवार वालों को पसंद था। हमारे घर में सुख शांति थी, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। शादी को 10 साल गुजर गए थे, लेकिन इन 10 सालों में मेरी गोद एक बार भी नहीं भर सकी थी। ये 10 साल मैंने कितनी तकलीफों में गुजारे थे, ये सिर्फ मैं ही जानती थी। हर साल मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आता था। हर साल मैं और मेरे पति सोचते थे कि शायद इस बार ऊपर वाला हमें भी ये खुशी दे देगा। लेकिन फिर एक और साल खामोशी के साथ गुजर जाता था और हमारी जिंदगी वैसी की वैसी ही रह जाती थी। मेरे पति एक शरीफ इंसान थे, मोहल्ले में उनकी इज्जत थी। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था और मैंने हमेशा उनका साथ निभाने की कोशिश की थी। लेकिन अब औलाद ना होने का दुख ऐसा था जो कभी हमारे दिल से नहीं निकला था। हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करते थे, फिर भी कभी कभी यही दुख हमारे बीच झगड़ों की वजह बन जाता था। मैं उनके हर सवाल पर, उनके हर झगड़े पर खामोश हो जाती थी। कभी वो नाराज हो जाते तो कभी मैं उनसे नाराज हो जाती थी। हम दोनों एक दूसरे को मना लेते थे, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि इस तकलीफ में सिर्फ इंसान में ही कमी नहीं है, बल्कि हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। घर में हर तरफ बच्चों की आवाज आती रहती थी। मेरी जेठानी के 4 बच्चे थे, दो दो बेटियां, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा उनकी गोद में था। मेरे जेठ भी अच्छे इंसान थे। हम सब लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे और हमारा बड़ा फ्लैट था। क्योंकि मेरे जेठ भी सरकारी नौकरी करते थे और दोनों भाइयों को एक ही बड़ा सा फ्लैट मिला हुआ था। सब लोग एकता और प्रेम से रहते थे। मेरे दिल में एक छोटी सी कमी उठती थी।
मैं सोचती थी कि काश मेरे आंगन में भी एक नन्हा सा बच्चा दौड़ रहा होता जो मुझे मम्मी कहकर पुकारता, मगर किस्मत में शायद मेरे लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। मेरी सास न जाने कितने लोगों की मिसाल देती थी। कहती थी कि यहाँ 3 साल में किसी के यहाँ शादी के 5 साल बाद और किसी के यहाँ शादी के 8 साल बाद बच्चा हुआ है, तुम्हारे भी हो जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी ये हमदर्दी तानों में बदलने लगी। कोई कहता तुम पर किसी ने जादू टोना कर दिया, कोई कहता किसी पंडित या बाबा के पास जाओ, कोई कहता कि किसी मंदिर में जाकर दर्शन करो, कोई अलग अलग तरह की दवाइयों के बारे में बताता कि अगर इस तरह की दवाइयाँ खाओगी तो बच्चा हो जाएगा। हराने वाला उनकी तरफ से कोई ना कोई नया सुझाव जरूर देता था, मगर मेरे दिल के जख्म किसी के भी सुझाव से नहीं भरते थे। हमने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया था, हर तरह के टेस्ट करवाए थे, कई बार रिपोर्ट्स हाथ में लेकर डॉक्टर के सामने बैठे रहे थे। आखिरकार एक दिन एक डॉक्टर ने बहुत ही सीरियस होकर हमें समझाया कि तुम दोनों के अंदर अलग अलग कोई ऐसी बीमारियां या कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को सिर्फ ऊपर वाले से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि देर ऊपर वाले की तरफ से हो रही है। ये बात सिर्फ एक डॉक्टर ने नहीं बल्कि कई डॉक्टर्स ने बताई थी। डॉक्टर अपने तरीके से अपना इलाज करते थे। किसी ने 3 महीने का इलाज बताया था, किसी ने 6 महीने का बताया था, तो किसी ने साल भर का बताया था। मैं और मेरे पति ने डॉक्टर का हर तरीके से इलाज किया था, हर तरीके की रिपोर्ट्स करवाई थी, और फिर लास्ट में जब इलाज पूरा हो जाता था तो डॉक्टर हाथ उठाकर कह देते थे कि आप लोगों को ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए। इतने सारे इलाज में मेरे पति का टाइम और पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हुआ था, लेकिन हमें कुछ भी करके बच्चा चाहिए था, इसलिए हमने कभी टाइम और पैसे की परवाह नहीं की। डॉक्टर की इन बातों से हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते थे, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं होते थे। हम खामोशी से वहां से वापस आ जाते थे और बस अफसोस करके रह जाते थे। मैं ईश्वर से हर दिन प्रार्थना करती थी कि वो मुझे इतना इंतजार क्यों करवा रहा है। हम दोनों के दिल में अजीब ही भावनाएं चल रही थी। न हम एक दूसरे से अलग हो सकते थे, न जिंदगी को नए सिरे से फिर से शुरू कर सकते थे। फिर हमने यही सोच लिया था कि शायद यही हमारी किस्मत है। कहते हैं कि खुशी सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि संतान का होना भी ऊपर वाले की धन दौलत है, और शायद हमारे हिस्से में ये दौलत लिखी नहीं गई थी। ऊपर वाले ने हमें संतान तो नहीं दी थी, लेकिन दुनिया की सुविधा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे पति की सैलरी बहुत अच्छी थी और मेरे जेठ की सैलरी भी बहुत अच्छी थी। दोनों भाई अपनी सैलरी अपने अपने पास रखते थे, बल्कि ऊपर से भी उन दोनों को काफी ज्यादा आमदनी हो जाती थी। इसी वजह से हमारे घर में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई थी। खाने पीने की हर चीज मौजूद होती थी, अच्छी गाड़ी, बड़े घर का आराम, हर सुविधा थी। गर्मियों में 24 घंटे एसी चलता था, बिजली का खर्च भी महसूस ही नहीं होता था। समय के साथ साथ मेरे पति और जेठ की कमाई और भी ज्यादा बढ़ती गई। मेरी एक ही नंद थी, मनीषा दीदी। उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। मेरी शादी गांव में हुई थी और उनकी शादी हमारी शादी से भी काफी समय पहले हुई थी। वो अपने परिवार के साथ गांव में खुश थी। मेरी सास ने बताया था कि मेरी नंद का बेटा जीवन कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहा है, उसने वहां एडमिशन ले लिया है। मेरी सास ने उसे कहा था कि जब तक जीवन की पढ़ाई पूरी नहीं होती वो हमारे घर में ही रहेगा। वैसे तो मेरी सास के जिस भी रिश्तेदार को शहर का कोई काम होता वो सीधा हमारे घर आ जाता था। किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता तो वो अस्पताल के करीब हमारा घर होने की वजह से यहीं ठहर जाता था। किसी लड़के या लड़की ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता तो वो भी कई कई दिन हमारे घर पर रहता था। मेरी सास का मायका बहुत बड़ा था, उनके रिश्तेदार ज्यादातर हमारे यहाँ आते जाते रहते थे। किसी का इलाज होता तो वो भी हमारे पास किया जाता था। हमारे घर का दरवाजा कभी बंद नहीं रहता था और ना ही कभी हम मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी करते थे। मेहमान तो वैसे भी ऊपर वाले का रूप होता है। कोई भी मेहमान हमारे घर जितने भी दिन रहता था हम उसकी पूरी तरह से इज्जत करते थे और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही वजह थी कि हमारे यहाँ हमेशा कोई न कोई मेहमान मौजूद रहता था। कभी मेहमानों के लिए चाय बन रही होती तो कभी बच्चों के शोर से पूरा घर गूंज रहा होता था। मैं सबके लिए दिल से खाना बनाती, सबकी सेवा करती थी, बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीजें बनती थी। मेरी नंद के बच्चे भी ज्यादातर मेरे साथ ही रहते थे, उनको मैं बहुत पसंद थी। बच्चे जब सब कुछ खा पी कर खुश होते तो मुझे भी खुशी मिलती थी। लेकिन रात के वक्त जब सब अपने अपने कमरों में चले जाते और पूरे घर में खामोशी छा जाती
तो मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन उतर जाता था। मैं सोचती थी कि ये सब बच्चे मेरे घर में तो आते हैं, मगर इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। ये सब कुछ दिन बाद अपने अपने घरों पर वापस चले जाएंगे और फिर यही बड़ा सा घर दोबारा पहले की तरह खामोश हो जाएगा। मेरी जेठानी के बच्चे भी मेरी अपनी औलाद नहीं है। वो अपनी माँ को अपनी मम्मी कहते हैं, अपने पिता को अपना पापा कहते हैं, मुझे तो चाची ही कहते हैं। मैं माँ शब्द सुनने के लिए तड़प रही थी। मेरे और मेरे पति के बीच झगड़े भी कम नहीं होते थे। कभी कभी वो गुस्से में मुझे ऐसी बातें सुना देते थे जिनसे मेरा दिल टूट जाता था। वो कहते थे, अगर हमारे पास भी अपनी औलाद होती तो जिंदगी कुछ और होती, हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां होती ना। उसके बाद वो खामोश हो जाते थे। कभी कभी कई घंटे मुझसे बात नहीं करते थे। मैं रोती रहती थी, लेकिन फिर दिल को यही समझा लिया करती थी कि डॉक्टर तो साफ कह चुका है कि प्रॉब्लम हम दोनों में से किसी में भी नहीं है, ऊपर वाले की तरफ से ही देर हो रही है। मगर कसूर हम दोनों में से सिर्फ एक का होता तो शायद दूसरा उसका जीना सच में दुश्वार कर देता। लेकिन यहाँ हम दोनों ही एक जैसी परीक्षा से गुजर रहे थे। फिर भी हकीकत यही थी कि मेरे पति ने मुझे ज्यादा बातें सुनाई थी और मैं हर बार खामोश रहकर वो सब बर्दाश्त करती रहती थी, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत इंसान को खामोश रहना भी सिखा देती है। मेरी बात कभी कभी मेरी फैमिली से होती थी। वो लोग मेरे हालचाल पूछते थे, मुझे अपने पास बुलाते थे, लेकिन अब मैंने वहां जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वहां भी जब मैं जाती थी तो मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे जो मुझसे मिलने के लिए आते थे, और उन सब की जुबान पर भी संतान को लेकर ही सवाल होते थे। उन लोगों के जवाब दे देकर मैं थक जाती थी, इसलिए मैंने घर में रहना ही बेहतर समझा था। ऐसे बहुत से रिश्तेदार थे जो मेरे ससुराल में भी आते थे, तो जाते जाते यही कहते थे कि बस ऊपर वाला संध्या और नमन के बच्चे का चेहरा दिखा दे, फिर चाहे हमें इस दुनिया से बुला ले। शुरू शुरू में उनकी ये बातें सुनकर तो मुझे उम्मीद बन जाती थी कि शायद सच में ऊपर वाला किसी दिन मेरी गोद भर देगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और एक एक करके वो सारे बुजुर्ग इस दुनिया से विदा होते गए जिन्होंने हमारी संतान होने के आशीर्वाद दिए थे। मगर उनकी प्रार्थनाएं पूरी होने से पहले ही उनकी जिंदगियां खत्म हो गई थी। हर किसी की जिंदगी खत्म होने के बाद मुझे यही महसूस होता था जैसे मेरी एक और उम्मीद भी उनके साथ चली गई हो। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया था। पहले हम सब लोग एक साथ बैठकर एक साथ ही खाना खाते थे। खाना खाने के बाद काफी देर तक गप्पे लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। मेरी सास अब काफी बीमार रहने लगी थी। उनके घुटनों में दर्द रहता था, चलने फिरने में भी मुश्किल होती थी। वो ज्यादातर समय अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर ही गुजारती थी और दिन में भी ज्यादातर अपने कमरे में ही होती थी। मेरी जेठानी वो ज्यादातर अपने बच्चों के कामों में लगी रहती थी और मैं घर के बाकी सारे काम देख लेती थी। मैं अपनी सास की बहुत सेवा करती थी, उनके लिए चाय बनाती थी, टाइम पर उनको दवाई देती थी। कभी उनके पाँव दबाती तो वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रहती थी। एक लंबी सांस लेकर कहती कि बहू, लगता है मैं भी अपनी जिंदगी पूरी करके इस दुनिया से एक दिन चली जाऊंगी, मगर तुम दोनों के बच्चे को अपनी गोद में नहीं उठा सकूंगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया था। मैं मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती, मम्मी जी, ऐसी बातें मत कीजिए, ऊपर वाला बहुत दयालु है, वो जब चाहे सब कुछ कर सकता है। मगर अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि 10 साल गुजर चुके हैं और हर गुजरता दिन उम्मीद को पहले से भी कम करता जा रहा था। उन्हीं दिनों मेरी नंद का बेटा यहाँ आने की तैयारी कर रहा था। उसका एडमिशन हमारे ही शहर के कॉलेज में हो गया था। मेरी सास नहीं चाहती थी कि उसकी नानी का घर इस शहर में होते हुए वो खुद शहर के हॉस्टल में रहे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जीवन हमारे घर में ही रहेगा, और उन्होंने हमें जीवन के आने की खबर दे दी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, संध्या, मुझसे तो घर का काम ज्यादा नहीं होता, अब जीवन यहाँ आ रहा है तो उसके काम काज भी तुम्हें ही करने होंगे। मैंने कहा, भाभी कोई बात नहीं, मैं काम काज से नहीं घबराती। मेरी सास भी अपने नाती के आ जाने से बहुत ज्यादा खुश थी। जब जीवन हमारे घर आया तो मेरी सास ने उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया था। आखिरकार वो उनकी इकलौती बेटी की संतान था। जीवन के आ जाने से घर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। उसने आते ही सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया था और कहने लगा कि मैं तो यहाँ आने के लिए बहुत एक्साइटेड था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। मेरी सास भी जीवन की वजह से कमरे से बाहर निकलकर नाश्ता करने लगी थी। नाती के आने पर वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मनीषा दीदी तो हमारे घर पर बहुत ही कम आया करती थी।
मैंने जीवन के लिए नई नई तरह की डिशेस बनाई थी। वो बहुत खुश रहता था और हमेशा मेरे हाथ के बने हुए खाने की तारीफ करता था। मेरे लिए वो सिर्फ 15 साल का था और मेरे लिए औलाद समान जैसा था। जीवन के आ जाने से मेरी जेठानी के बच्चे भी बिजी हो गए थे, क्योंकि वो उन सबको पढ़ाने लगा था। मेरी जेठानी भी उसके आने से खुश हो गई थी और घर के कामों में मेरा हाथ बटाने लगी थी। जेठानी के बच्चे पहले ही मुझसे काफी लगाव रखते थे, लेकिन सबसे ज्यादा उनका छोटा बेटा था, जो अब 3 साल का हो गया था। वो हर समय मेरे आगे पीछे घूमता रहता। कभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले जाता, कभी जिद करता कि उसके साथ खेलूं। मैं भी अपने सारे काम छोड़कर उसके साथ बैठ जाती थी। उसके खिलौने समेटती, उसको खाना खिलाती और उसको कहानियां सुनाती थी। जब वो हंसता था तो मेरे दिल को भी कुछ देर के लिए सुकून मिल जाता था। मेरा पति भी इस बच्चे से बेहद मोहब्बत करता था। शाम को ऑफिस से आते तो वो सबसे पहले उसे गोद में उठाते थे, उसके साथ खेलते थे, उसे बाजार ले जाते थे, उसके लिए टॉयज लेकर आते थे। लेकिन कई बार उसके साथ खेलते खेलते अचानक वो खामोश हो जाते थे और बच्चे को धीरे से नीचे उतारते थे और एक लंबी सांस लेकर कहते थे कि संध्या, चाहे दुनिया के सारे बच्चे अपने लगे, मगर अपनी औलाद तो अपनी होती है। उनकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगती थी, मगर मैं कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो भी मेरे जितना ही टूटा हुआ इंसान है। उन्हीं दिनों हमारे घर में जीवन से मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए उसके पिताजी आ गए थे। मनीषा दीदी का भी बहुत मन था यहाँ आने का, लेकिन वो नहीं आ सकी थी। जीजा जी को यहाँ शहर में कुछ काम था, तो उन्होंने सोचा कि कुछ दिन ससुराल में भी रह लेता हूँ। मैंने और भाभी ने मिलकर उनके लिए काफी सारा खाना बनाया था, उनकी काफी खातिर की थी। कुछ दिनों ठहरकर वो हमारे घर से चले गए थे। इधर जीवन की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। हमारे यहाँ पहले ही काफी रिश्तेदार आकर रहते थे। ये तो फिर भी उनके ननिहाल ये तो फिर भी उसका ननिहाल था, इसलिए उसके आने पर सब लोग यहाँ बहुत खुश थे। वैसे हमारे और भी कई रिश्तेदार यहाँ आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और हमारे ही घर में ठहरे थे। उनके लिए भी हमारे घर के दरवाजे खुले हुए थे। हमारे घर में 2 कमरे हमेशा खाली पड़े हुए थे, इसलिए जीवन को घर के किनारे वाला कमरा दे दिया गया। वो ज्यादातर अपनी किताबों में बिजी रहता था। सुबह कॉलेज जाता, लाइब्रेरी चला जाता, शाम को वापस आकर अपने कमरे में पढ़ाई करता। कभी कभी खाने के समय सबके साथ बैठ जाता, फिर दोबारा अपने कमरे में चला जाता था। उसका रोज का यही रूटीन था। मम्मी जी उसे कहती थी कि वो उनके कमरे में रह ले और रात को उनके साथ सो जाया करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपनी नानी के साथ रूम शेयर करेगा तो सारी रात बातों में ही गुजर जाएगी और उसे पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और वो यहाँ पढ़ाई करने के मकसद से ही आया था। मेरे पति और जेठ भी सुबह सवेरे ऑफिस चले जाते थे। मैं अपने ससुर की जगह बड़े भैया के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती थी। वो मुझे मेरी गोद भरने का आशीर्वाद देकर घर से निकल जाते थे। भाभी और मैं घर के कामों में लग जाते थे। उनके बच्चे भी जल्दी स्कूल चले जाते और मैं कपड़े धोती थी, सफाई करती थी, कभी अपनी सास की सेवा करती, जबकि जीवन खामोशी से अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। गैलरी में हल्की हल्की हवा चल रही होती थी, बाहर से पेड़ हिलते हुए नजर आते थे। घर का माहौल कुछ देर के लिए बहुत ही सुकूनदायक हो जाता था, लेकिन इस सुकून के पीछे एक दुख हमेशा जिंदा रहता था। मेरी सास अक्सर मेरे पति को अपने कमरे में बुला लेती थी और फिर ना जाने क्या क्या बातें करती थी। कई बार जब वो कमरे से बाहर निकलते तो उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती थी। मुझे अंदाजा हुआ था कि वो बार बार उनके कान भरती थी और कहती थी कि बेटा, अभी भी समय है, दूसरी शादी कर ले, शायद ऊपर वाला तुझे संतान दे दे, वरना बुढ़ापे में बहुत पछताएगा। मुझे ये सब बातें पता थी, मगर मैं खामोश रहती थी, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं बदल सकती थी। एक दो बार तो मामला इस हद तक बढ़ गया था कि घर में मेरे पति की दूसरी शादी की बातें शुरू हो गई थी। मेरी सास मेरे जेठ को भी कहती थी कि तुम अपने छोटे भाई को समझाओ, वो दूसरी शादी कर ले। बड़े भैया मम्मी जी से कहते थे कि आप उसके लिए लड़की देखना शुरू करो, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो हाँ कर देगा। इसलिए उनके लिए एक लड़की भी देख ली गई थी। रिश्तेदार आने जाने लगे थे, विचार होने लगे थे और मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद अब मेरी पर्सनल लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस समय मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। मैंने खुद अपने पति से कहा था कि अगर तुम्हें लगता है कि दूसरी शादी से तुम्हारी जिंदगी पूरी हो सकती है तो कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, शायद ऊपर वाला तुम्हें संतान दे दे। वो काफी देर तक खामोश बैठे रहे, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, संध्या,
अगर मेरे बच्चे होंगे तो वो तुम्हारे भी बच्चे होंगे। तुम इस घर में हमेशा बड़ी माँ बनकर रहोगी। मैं तुम्हारी इज्जत कभी कम नहीं होने दूंगा। मैंने आंखों में आंसू लेकर सिर्फ सर हिला दिया था, क्योंकि इस समय मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं था। मैंने दिल ही दिल में अपने ईश्वर के फैसले को स्वीकार कर लिया था, मगर शायद अभी तकदीर ने कुछ और ही लिखा था, क्योंकि न जाने कैसे धीरे धीरे वो सारा मामला खुद ही ठंडा पड़ने लगा। रिश्ता खत्म हो गया, बातें बंद हो गईं और जिंदगी एक बार फिर पहले की तरह खामोशी से चलने लगी। जबकि मेरे दिल में ये एहसास पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था कि कभी कभी इंसान एक फैसले के लिए खुद को तैयार कर लेता है, मगर फैसला आखिरकार ऊपर वाले के यहाँ होता है, यहाँ धरती पर नहीं। जीवन काफी स्मार्ट और डैशिंग लड़का था। खुद को बहुत बना सजा कर रखता था। उसके पास मोबाइल भी था। वो फ्री समय में अपनी फोटोज क्लिक करता रहता था। उसकी आदत बहुत अच्छी थी। वो ज्यादातर अपने काम से काम रखता था। कॉलेज से आने के बाद तैयार होकर किताबें उठाकर चला जाता था। शाम को वापस आकर अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लगता था। कभी कभी छुट्टी के दिन गैलरी में कुर्सी डालकर किताबें पढ़ता रहता था। कभी अपनी नानी माँ के पास जाकर उनकी तबीयत के बारे में पूछ लेता, कभी उनकी टांगे दबा देता, कभी भाभी के बच्चों को गोद में उठाकर उनके साथ खेलने लगता। घर में रहते रहते वो भी हम सबके साथ घुल मिल गया था। वो मुझे बहुत इज्जत से मामी जी कहता था। कभी चाय पीते हुए कह देता, मामी जी आप बहुत थक गई होंगी। कभी पूछ लेता कि आपकी तबीयत कैसी है। कभी पूछ लेता कि आपकी तबीयत कैसी है मामी जी। कभी अपने मामा के ऑफिस से आने के बारे में बात करता। कभी घर के मामूली मुद्दों पर दो चार बातें हो जाती थी। वो भले ही 15 साल का था, लेकिन बहुत समझदारी वाली बातें करता था। ज्यादातर हमारी इन्हीं टॉपिक्स पर बात होती थी। मेरे पास संतान ना होने की बात भी परिवार में कोई नई बात नहीं थी। मेरी शादी नॉर्मल उम्र में हुई थी, इसलिए मेरी उम्र अभी भी ज्यादा नहीं लगती थी, मगर वक्त जरूर बहुत गुजर गया था। कुछ महीने पहले ही डॉक्टर ने मुझे आखिरी बार समझाया था कि अभी भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर ईश्वर ने चाहा तो अगले 10 साल के अंदर भी बच्चा हो सकता है, मगर उसके बाद चांसेस थोड़े कम रह जाएंगे। मैं उस दिन से यही सोचती रहती थी कि शायद मेरे पास उम्मीद का वक्त भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक दिन दोपहर का समय था। घर में खामोशी थी। मेरी जेठानी अपने बच्चों को सुला रही थी। मेरी सास दवाई खाकर आराम कर रही थी। जेठानी के बड़े बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। मेरे पति और जेठ ऑफिस गए हुए थे, जबकि जीवन की उस दिन कॉलेज से छुट्टी थी। वो अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। मैं किचन से चाय बनाकर उसके रूम में लाई तो उसने बुक्स बंद कर दी और धीरे से बोला, मामी जी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। मैंने कहा कि हाँ बताओ क्या बात है। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ। वो मेरी फ्रेंड की माँ है, बहुत ही अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट है। मैंने अपनी फ्रेंड को आपके बारे में बताया था। उसने ये सब सुनकर कहा कि उसकी माँ प्रेगनेंसी का बहुत अच्छे से इलाज करती है, इतनी अच्छी दवाई देती है कि निसंतान को संतान जल्द ही प्राप्त हो जाती है। अगर आप कहें तो मैं उनके पास जाकर आपके लिए दवाई लेकर आ जाऊं। मैं चाहता हूं कि आपकी भी गोद भर जाए, क्योंकि बच्चा ना होने की वजह से आप और मामा जी के बीच काफी झगड़े होते हैं। मैं उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, जीवन अगर तुम्हें पता हो कि हमने इन 10 सालों में क्या कुछ किया है तो शायद तुम ये बात ना कहते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि हम कितने डॉक्टर्स बदल चुके हैं, कितनी दवाइयाँ खा चुके हैं, कितने शहरों के चक्कर लगा चुके हैं। जहाँ किसी ने बताया अच्छा डॉक्टर है वहाँ चले गए, जहाँ किसी ने कहा कि इलाज की उम्मीद है वहाँ भी चले गए। हमने अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी। मैं कुछ देर रुकी, फिर धीरे धीरे बोली, इस मामले में तुम्हारे मामा जी ने कभी लापरवाही नहीं बरती है। जहाँ किसी ने उनको किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में बताया तो वो जल्दी से मुझे लेकर वहाँ चले गए। जहाँ किसी ने उन्हें बताया कि कोई बाबा है, बहुत अच्छा टोटका बताते हैं, वो मुझे भी वहाँ भी लेकर चले गए और घर जाकर हमने टोटका भी अपनाया। जहाँ किसी ने कहा कि कोई वैद्य जी हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं, खा लो। वैद्य जी की दवाई, घरेलू नुस्खे भी अपनाए, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। पिछले 1 साल से तो हमने बस वक्त को ऊपर वाले के हवाले सौंप दिया। अब सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं। जीवन मेरी पूरी बात को खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मामा जी जब इतना कुछ कर ही लिया है तो एक आखिरी बार मेरी फ्रेंड की मम्मी से ट्रीटमेंट और लेकर देख लीजिए। क्या पता इसी में आपकी भलाई हो, ऊपर वाला उनके थ्रू ही आपको प्रेग्नेंट कर दे। मैंने बेबसी से हंसकर कहा, नहीं जीवन, मैं अब बस बहुत थक चुकी हूँ।
कभी किसी वैद्य की दवाई खाई तो मेरे चेहरे पर पिंपल्स आ गए, कभी डॉक्टर की दवाई खाई तो बॉडी पर एलर्जी हो गई, कभी किसी ने कहा कि काढ़ा पी लो तो बॉडी में वीकनेस हो गई। घर में भी न जाने क्या क्या पीस पीस कर दवाई बनाई, मगर हर बार उम्मीद टूट गई। अब मैं सिर्फ प्रार्थना करती हूँ। वो बोला, मामी जी बस 1 महीना, मेरी बात मान लीजिए। मैं जो दवाई आपको लाकर दूंगा उसे 1 महीना खा लीजिए, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। और अगर आपको फर्क ना पड़े तो फिर कभी मैं इस बारे में आपसे एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर दिल में यही ख्याल आया कि आखिर ये लड़का भी तो हमारा ही फायदा चाह रहा है, वरना आजकल कौन किसी के बारे में इतना सोचता है। मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, अच्छा ठीक है, 1 महीना ही तो है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो मुझे जाना पड़ेगा, वो मुझे देखकर ही तो मेरा ट्रीटमेंट करेंगी। बताओ मुझे उनका क्लिनिक कहाँ पर है। उसने कहा कि नहीं नहीं मामी जी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी कंडीशन के बारे में मैंने उनको पहले ही बता दिया। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि जब आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं आपकी दवाई उनसे ले आऊं। मैं कल आपकी दवाई ले आऊंगा। वो बहुत अच्छी गायनी है, पेशेंट को बिना चेक किए भी अच्छी दवाई दे देती हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है ले आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है ले आना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। फिर उसने कहा, मामी जी मैं आपके लिए कल ही दवाई ले आऊंगा, उस दवाई को आपको रात में खाना होगा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन उसने मुझे वो दवाई लाकर दे दी। वो बहुत अजीब सी दवाई थी, लाल रंग की गोलियां थी। उसने कहा ये गोलियां आपको रात में लेनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं इन्हें खा लूंगी। अभी मैं इतना कहकर उसकी दी हुई दवाई लेकर वहां से उठने ही वाली थी कि उसने मुझे फिर से आवाज लगाई और कहने लगा, मामी जी मुझे आपसे एक बात और कहनी है, ये दवाई सिर्फ आपके लिए ही नहीं है। इतना कहकर वो खामोश हो गया था। मैंने कहा तो फिर और कौन खाएगा ये दवाई। उसने नजर नीचे रखकर कहा कि ये दवाई मामा जी को भी खानी होगी। मैंने कहा लेकिन तुमने तो कहा था कि वो लेडी डॉक्टर हैं और सिर्फ लेडीज को ही दवाई देती हैं। जीवन ने कहा कि आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपकी पूरी परेशानी जब मैंने अपनी फ्रेंड की मम्मी को बताई तो उन्होंने कहा कि पति पत्नी दोनों के लिए ये दवाई है और दोनों को ही रात को खाकर सोना है। मैंने कहा लेकिन अगर मैं तुम्हारे मामा को ये दवाई खाने के लिए दूंगी तो वो मुझसे कई सारे सवाल करेंगे और मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि इस काम में तुम मेरी मदद कर रहे हो, क्योंकि हर कोई यही कहेगा तुम्हारी उम्र अभी इन सब बातों की नहीं है और तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो, ये सब काम करने के लिए नहीं। उसने कहा, मामी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपकी भी तो मदद करना चाहता हूँ ना। अगर आपको अपनी गोद भरनी है तो ये सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसा भी तो कर सकती हैं कि रात को मामा जी को ये दवाई खाने के साथ मिलाकर दे दीजिए। उसके बाद इस दवाई का असर उन पर होने लगेगा और आप उनके सोने के बाद ही दवाई खा लिया कीजिए। इससे आप उनके सवालों से भी बच जाएंगी और मुझे भी कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं जाने वाली थी कि उसने फिर से मुझे रोक लिया। पीछे से आवाज आई, थैंक यू मामी जी। मैंने कहा थैंक यू किस लिए। उसने कहा यही कि आपने मुझे बताया कि आप नहीं चाहती कि घर में किसी को पता चले मैं आपकी इस तरीके से मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप इस बारे में किसी को कुछ न बताएं। मैंने हैरानी से पूछा, किसी को भी नहीं? वो कहने लगा कि जी अभी नहीं, यहाँ तक कि नानी को भी नहीं बताना। बस 1 महीना सब्र कर लीजिए, फिर ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सबको सच बता देना। मैंने हैरानी से कहा कि अच्छा ठीक है। वैसे वो एक तरह से बिल्कुल ठीक कह रहा था। पहले अगर हम किसी को कोई बात बता देते हैं तो फिर हर आने जाने वाला नई नई बातें शुरू कर देता है। मैं चाहती हूँ कि 1 महीना सुकून से गुजर जाए, फिर जो होगा सबके सामने होगा। मैंने भी यही सोचा कि 1 महीना ही तो है, देखते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से क्या फैसला आता है। जबकि मेरे दिल में यही ख्याल चल रहा था कि शायद ये लड़का सच में बड़ी इज्जत और उम्मीद के साथ हमारी मदद करना चाहता है, क्योंकि आज के जमाने में कौन किसी दूसरे के दुख को अपना समझकर उसके लिए इतनी फिक्र करता है। और वो तो वैसे भी अभी कम उम्र का बच्चा था। उन्हीं दिनों घर का माहौल भी बदलने लगा था। मेरी जेठानी एक दिन मेरे पास आई। उन्होंने कपड़े फोल्ड करते हुए कहा, अरे संध्या, मैंने सोचा है कुछ दिनों के लिए बच्चों सहित अपने मायके हो आऊं। काफी समय हो गया है वहां गए हुए। तुम्हारे भैया भी यही कह रहे हैं। वो तो अपने काम की वजह से वहां नहीं जा सकेंगे, लेकिन वो यही चाहते हैं कि मैं कुछ दिन अपने मायके वालों के साथ गुजारूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भाभी, आप चली जाओ, यहाँ की फिक्र मत करो, घर मैं संभाल लूंगी। आप बेफिक्र होकर जाओ,
उन्होंने अपने छोटे से बेटे को तैयार किया। दोनों बेटियां मेरे कमरे में जाकर तैयार हो गई थी और तीसरे नंबर वाला बेटा भी तैयार हो गया। फिर उनकी बेटियों ने उनकी पैकिंग में मदद भी की थी और कुछ दिन बाद ही वो भोपाल अपने मायके चली गई थी। मुझे पता था कि जब वो मायके जाती थी तो आसानी से 1 डेढ़ महीना वहीं गुजार कर वापस आती थी। उनके जाने के बाद घर पहले से कहीं ज्यादा खामोश हो गया था। अब वो भी नहीं थी। मेरी सास ज्यादातर अपने कमरे में आराम करती रहती थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, जबकि मेरे पति हर सुबह ऑफिस चले जाते थे। मैं अपने जेठ को भी चाय और नाश्ता बना दिया करती थी, तो वो भी ऑफिस चले जाते थे। उसी दौरान एक शाम मेरे पति ने खाना खाते हुए कहा, आजकल ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है, अब शायद मैं रोज देर से आया करूंगा। मीटिंग्स भी होती हैं और कई फाइलें भी निपटानी होती हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। उनके देर से आने की वजह से मैं वो दवाई ना तो उनको ठीक से दे पा रही थी और न खुद ले पा रही थी, क्योंकि जीवन ने मुझे बताया था कि जब मुझे बिस्तर पर सोने के लिए लेटना है, सिर्फ उससे 5 मिनट पहले ही वो दवाई लेनी है। ज्यादा देर पहले नहीं लेनी, वरना वो दवाई नुकसान भी पहुंचा सकती है। और मुझे अपने पति को भी दवाई को कुछ इसी तरह से खिलाना था। मैं रात को खाना समेटने के बाद कमरे में ही कोई ना कोई काम लेकर बैठ जाती थी। रात को जब देर से मेरे पति घर आते तो मैं उनको खाना सर्व करती। उनके हिस्से की दवाई मैं उसी में डाल दिया करती थी और जब वो बिस्तर पर जाकर सो जाते तो अपनी दवाई भी तभी खा लेती थी और फिर उसके बाद बहुत अच्छी गहरी और सुकून भरी नींद आती थी। फिर सुबह को जब अलार्म बजता था तब आँख खुलती थी। ऐसा मेरे साथ अब हाल फिलहाल में होने लगा था कि मुझे और मेरे पति को इतनी गहरी नींद आ रही थी, क्योंकि पहले हम लोग इतनी गहरी नींद में नहीं सोते थे। मेरी आदत थी सुबह 6 बजे उठने की और अलार्म बोलता था 9 बजे। मेरे पति भी 8 बजे तक उठ जाया करते थे, लेकिन अब कई दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि सारी रात इतनी गहरी नींद आने के बावजूद भी अलार्म की आवाज पर हमारी आंख खुलती थी। मैंने जब ये बात अपने पति से कही कि हम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं सोने लगे, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है हर समय एसी चलता रहता है, इस वजह से ज्यादा अच्छी नींद आ रही है। ये बात कुछ ज्यादा जमी नहीं थी, क्योंकि हर समय एसी चलना तो हमारे घर में नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि मेरे पति का सरकारी घर था, बिजली का अलग से कोई हिसाब नहीं था, इसलिए घर के कमरों में ठंडक रहती थी। कई दिन गुजर गए थे। ये दवाई मैं अपने पति को भी खाने में मिलाकर खामोशी से दे रही थी और फिर खुद भी खा रही थी। जीवन अपनी पढ़ाई भी करता था और मेरी मदद भी कर रहा था और घर का राशन वगैरह भी लाकर दे दिया करता था। घर में रहते रहते हमारी बातचीत पहले से भी कुछ ज्यादा होने लगी थी। कभी सोफे पर एक साथ बैठकर शाम की चाय पीते हुए 2-4 बातें हो जाती थी। कभी उसे अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स होती तो वो मुझसे पूछ लिया करता। कभी वो अपने गांव की कोई बात बता देता तो मुझे किसी भी बात पर हंसी आ जाती थी, तो हम दोनों मुस्कुरा देते थे। मेरे लिए वो अब मेरे घर का ही सदस्य था, क्योंकि उसकी माँ ने तो हमारे घर में अपना जीवन गुजारा था और वो सबका लाडला भी था, जिससे रोज की बातें हो जाती थी और घर की खामोशी कुछ देर के लिए हल्की महसूस होने लगती थी। एक दिन दोपहर के समय न जाने क्यों मेरा दिल अचानक बाहर कुछ खाने को चाहने लगा। शाम को जब मेरे पति ऑफिस से आए तो मैंने उनसे धीमी आवाज में कहा कि आज मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, अगर समय हो तो मुझे कहीं बाहर ले चलिए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कड़वे अंदाज में कहा, आज तुम्हारा खट्टे गोलगप्पे खाने का क्यों दिल कर रहा है? मैंने कहा, गोलगप्पे ही नहीं बल्कि मेरा मन तो कुछ खट्टा खाने का कर रहा है। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन खट्टा खाने को क्यों कर रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बच्चे तो तुमने पैदा करने नहीं है, आखिर ये नखरे किस बात के हैं? उनकी ये बात मेरे दिल पर किसी तीर की तरह लगी थी। मैंने धीरे से कहा, किसी का दिल वैसे भी तो कर सकता है कुछ खाने पीने का, संबंध सिर्फ प्रेगनेंसी से तो नहीं होता। वो नाराजगी से बोले, अगर इतना ही दिल है तो तुम खुद चली जाओ, अपने साथ जीवन को भी ले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने जल्दी से कहा कि मैं उसके साथ क्यों जाऊं, मुझे आपके साथ जाना है, वो बच्चा है और मुझे अपने पति के साथ जाना है। वो गुस्से से बोले, अगर तुम मुझे संतान दे देती तो मैं तुम्हें राजकुमारी बनाकर रखता, लेकिन अब मुझसे ये नखरे नहीं उठाए जाते। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने उनके सामने रोना ठीक नहीं समझा। मैं खामोशी से वहां से उठ गई थी। दिल इतना भारी हुआ था कि इस घर में रुकना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर के बाद जीवन ने मेरी उदासी महसूस कर ली थी, तो उसने पूछा कि मामी जी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उसके मामा और मेरे बीच होने वाली बात मामूली तौर पर उसे बता दी, तो उसने कहा, अगर सच में आपका गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ।
घर में दिल खराब करने से बेहतर है कुछ देर बाहर की हवा खा लीजिए। मैंने अपना हुलिया ठीक किया और हम दोनों बाजार चले गए थे। शाम का समय था, बाजार रोशनियों से जगमगा रहा था। ठेलों पर भीड़ लगी हुई थी, गरम गरम समोसे की खुशबू माहौल में फैली हुई थी। चाट वालों के सामने लंबी लाइनें लगी हुई थी, बच्चे आइसक्रीम लेकर फिर रहे थे, औरतें खरीदारी में बिजी थी। काफी समय के बाद मैं खुद को घर की चार दीवारी से बाहर इस तरह के सुकून भरे माहौल के साथ महसूस किया था। काफी समय के बाद मैंने खुद को घर की चार दीवारी से बाहर इस तरह के सुकून भरे माहौल के साथ महसूस किया था। हमने एक दुकान पर जाकर गोलगप्पे खाए थे। मैंने जीवन से कहा था कि वो भी खा ले। मैंने उसे पैसे दे दिए थे। इस दौरान मामूली सी बातें होती रही थी। वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताता रहा। मैं कभी किसी पुरानी याद का जिक्र कर देती तो कई दिनों के बाद मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। घर वापस आते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे कई महीनों का बोझ कुछ देर के लिए हल्का हो गया हो। उसके बाद कभी कभी जब किसी चीज का मन करता और मेरे पति साफ इनकार कर देते तो मैं जीवन से कहकर उसके साथ बाजार चली जाती थी। चाट खा लेते थे, कभी आइसक्रीम खा लेते थे, कभी मोमोज खा लेते, कभी किसी पार्क में कुछ मिनट बैठकर वापस आ जाते। मेरे पति का व्यवहार बहुत अजीब सा हो गया था। कभी कभी तो वो बिल्कुल नॉर्मल होते थे, लेकिन कभी कभी किसी के यहाँ बच्चे के जन्म की खबर सुनते ही उनका चेहरा बदल जाता था। अगर किसी दोस्त की खुशखबरी सुन लेते तो कई कई दिन तक खामोश रहते थे, फिर अचानक मुझ पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते थे। कभी घर के खर्चे के लिए पैसे देना बंद कर देते थे, कभी एक एक महीना मुझसे बात नहीं करते थे और ऐसी बातें कहते कि मेरे दिल के साथ मेरी आत्मा भी दुखने लगती थी। फिर यही इंसान कुछ दिन बाद बदल जाता था। एक सुबह उठकर कहते कि चलो आज मार्केट चलते हैं, जितनी दिल चाहे शॉपिंग कर लो। मेरे लिए नए कपड़े खरीद कर ले आते, कभी ज्वेलरी खरीद लाते, कभी कहते कोई बात नहीं, अगर हमारे बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं हर बार हैरान रह जाती थी कि एक ही इंसान के अंदर इतने अलग व्यवहार कैसे रह सकते हैं। कभी वो मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना देते और कभी अपने शब्दों से ऐसे जख्म दे देते जो कई कई दिन तक मेरे दिल में महसूस होते रहते थे। फिर भी मैं हर सुबह यही सोच कर उठती थी कि शायद आज का दिन पहले से बेहतर होगा और शायद हमारी जिंदगी में कभी ऐसा समय भी आएगा जब संतान का दुख हमारे बीच दीवार बनने के बजाय सिर्फ एक आजमाइश रह जाएगा जिसे हम दोनों मिलकर बर्दाश्त कर सकेंगे। एक दिन दोपहर का समय था। घर में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। मेरी सास अपने कमरे में सो रही थी। मेरे पति और जेठ ऑफिस गए हुए थे, जबकि जीवन अपने कमरे में किताबें खोलकर बैठा हुआ था। फिर रात हुई, सब कुछ नॉर्मल हुआ और रोज की तरह मैंने पहले अपने पति को खाने में वो दवाई मिलाकर खिला दी। वो गहरी नींद में सो गए। उसके बाद मैंने खुद भी जब वो दवाई खाई तो मुझ पर ऐसी नींद सवार होने लगी कि मैं खुद हैरान रह गई। दवाई खाने के बाद बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी। मेरे लिए नहाना दुश्वार हो रहा था। बस मन कर रहा था कि जल्दी से सो जाऊं। आंखें इतनी ज्यादा भारी होने लगी जैसे कई कई रातों से सोई न हूं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की थी, मगर पलकें बार बार बंद होने लगी। आखिरकार मैं वही दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो काफी वक्त गुजर चुका था। मैंने जल्दी जल्दी नहाना खत्म किया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मुझे रोज इतनी तेज नींद क्यों आने लगती है और मेरे पति भी बीच रात में नहीं उठते। हम दोनों एक साथ सुबह 7 बजे उठ जाते थे। मोबाइल की आवाज से ही हमारी आंख क्यों खुलती है। शाम को जब मैं जीवन के कमरे में चाय लेकर गई तो मैं भी उसके कमरे में ही बैठ गई थी और उससे कहने लगी, जीवन एक बात पूछूं? उसने मुस्कुराकर कहा कि जी मामी जी पूछिए। मैंने कहा, तुम्हारी उस दवाई में क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे नींद आती हो? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एक लम्हे के लिए बदल गए, जैसे वो घबरा गया हो। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए बोला, मामी ये आपसे किसने कहा? मैंने कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जैसे ही मैं दवाई खाती हूँ तो मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद आने लगती है कि दवाई खाने के बाद मैं कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकती। बिस्तर पर लेटकर सो जाती हूँ। यही हाल तुम्हारे मामा जी का भी है। परसों जब मैंने उन्हें खाने में ये दवाई मिलाकर दी तो उन्हें इतनी गहरी नींद आने लगी कि घर आने के बाद उन्हें जो अपना ऑफिस का वर्क करना था वो भी नहीं कर सके और कमरे में जाकर सो गए। कई दिनों से वो भी इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें इतनी नींद क्यों आ रही है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा हंसने की कोशिश करते हुए बोला, मामी जी बहुत अच्छी दवाई है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है।
बड़ी मामी जी नहीं है, इसलिए आप पर घर का काम बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आप इसलिए थक जाती हैं और आपको जल्दी नींद आने लगती है। और मामा जी भी ऑफिस से बहुत ज्यादा मेहनत और मामा जी भी ऑफिस में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आपने मुझे बताया था ना कि उनके ऑफिस का काम बढ़ गया है, तो बस वो भी इसी वजह से थक जाते हैं और खाना खाने के बाद उन्हें नींद आने लगती है। ये सब तो नॉर्मल है। घर पर भी जब मम्मी पापा ज्यादा थक जाते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। ये सब कुछ इस दवाई की वजह से नहीं है, बल्कि आप लोगों के डेली रूटीन की वजह से है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे शिकायत कर रही हैं, तो कल मैं अपनी फ्रेंड की मम्मी से आपके बारे में बात करता हूँ। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक लगती है। वो बोला कि हो सकता है आप दोनों के शरीर के अंदर बदलाव आ रहे हों, इसलिए आपको ज्यादा आराम की जरूरत महसूस होती हो। कभी कभी इलाज असर करना शुरू कर देता है, तो इंसान को ज्यादा नींद आने लगती है। मैंने दिल ही दिल में एक उम्मीद बांधे हुए कहा, ऊपर वाला करे ऐसा ही हो। अगर सच में इलाज काम कर जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो खामोशी से मुस्कुरा दिया और दोबारा अपनी किताब उठाकर पढ़ने लगा, जबकि मैं भी अपने कामों में बिजी हो गई थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 20-25 दिन गुजर गए। उन्हीं दिनों मुझे महसूस हुआ कि मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द रहने लगा है। कभी भी जी मचलाने लगता है, कभी किसी चीज की खुशबू अच्छी नहीं लगती, कभी अचानक खाने का दिल बदल जाता। इन सब बातों के बावजूद मेरे दिल में खुशी की एक लहर भी नहीं उठी थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका था। जब भी कोई नई दवाई खाती या कोई नया इलाज शुरू करती, तो कुछ दिन के लिए मेरे शरीर में ऐसे बदलाव आ जाते थे। कभी वॉमिटिंग हो जाती, कभी कमजोरी महसूस होती, कभी अजीब सी कंडीशन रहती। मगर हर बार आखिर में उम्मीद टूट जाती थी कि 10 साल की जिंदगी में माँ बनी होती। यहाँ तक कि कभी एक दो महीने के लिए भी प्रेगनेंसी यहाँ के यहाँ तक कि कभी 1-2 महीने के लिए भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी थी। इसलिए मैंने अपने दिल को पहले ही समझा रखा था कि किसी भी रिएक्शन पर खुश नहीं होना, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीद बनती है उतना ही बड़ा दुख बाद में मिलता है। इन दिनों मेरे दिमाग में जिंदगी के कई पुराने जख्म ताजा होने लगते थे। उनमें से एक काम ऐसा था जिसे मैं चाहकर भी कभी भुला नहीं सकी थी। एक वक्त ऐसा आया था जब मुझे अपने पति पर शक होने लगा था। शुरू में मैं खुद को ही समझाती रही। मैं बार बार अपने दिल को कहती कि शायद मैं बेवजह सोच रही हूँ। मगर एक दिन हकीकत मेरे सामने आ गई और मुझे पता चल गया कि उनका किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है। पहली बार जब मैंने उसे इस मामले पर पकड़ा तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुए थे। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली थी, माफिया भी मांगी थी, वादे भी किए थे कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। उस दिन मैं खुद भी बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे सिर्फ इस एक बात का दुख नहीं था कि उसने गलती की, बल्कि इस बात का भी था कि हमारी जिंदगी में औलाद ना होने की वजह से शायद हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन वक्त गुजरता गया और फिर ये पहली वाली बात भी पहली बार ना रही। बाद में मुझे कई बार उनकी ऐसी हरकतों के बारे में पता चला था। कभी किसी के जरिए पता चलता, तो कभी कोई बात सामने आ जाती। पहले पहले हर बार मेरा दिल टूट जाता था, फिर धीरे धीरे शायद मैं अंदर से इतनी थक गई थी कि मैंने हैरान होना भी छोड़ दिया था। अब जब कभी मुझे ऐसी बात का पता चलता, तो मैं सिर्फ इतना ही कहती थी कि ये सब छोड़ दो, ये रास्ता अच्छा नहीं है, इससे किसी का भला नहीं होगा। वो लापरवाही से जवाब देते थे कि मेरी मर्जी है, मैं अपनी जिंदगी जैसे चाहूं वैसे गुजारूं। उनके अंदाज में पहले वाली शर्मिंदगी भी अब खत्म हो चुकी थी। शायद उन्हें विश्वास हो गया था कि मैं कहीं नहीं जा सकती। शायद उन्हें अपने पैसे, अपनी सरकारी नौकरी, अपनी हैसियत और अपनी आज़ादी पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया था। वो उम्र में भी मुझसे बड़े थे और मेरे पापा के दूर के रिश्तेदारों में लगते थे, इसलिए हमारी शादी हुई थी। उनके पास अच्छी नौकरी थी, गाड़ी थी, इसलिए वो अपनी हर ख्वाहिश को ही सब कुछ समझने लगे थे। जबकि मैं हर बार खामोश होकर सिर्फ ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि वो मेरे घर को किसी न किसी तरह टूटने से बचा ले, क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी ताकत से नहीं, बल्कि सिर्फ प्रार्थना के सहारे जिंदगी गुजार रहा होता है। एक दिन सुबह के समय ही मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी, सर भारी हो रहा था, दिल घबरा रहा था। मैंने सोचा शायद आज भी दवाई का असर होगा, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। उस दिन मेरे पति की छुट्टी थी, वो घर पर ही मौजूद थे। मैं किचन में चाय बना रही थी कि अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे हाथ से कब गिर गया और मुझे खुद कुछ याद नहीं रहा। जब आंख खुली तो मैं अपने पति की गोद में थी। वो घबराहट में बार बार मेरा नाम ले रहे थे। फिर उन्होंने मुझे जल्दी से गाड़ी में बिठाया और शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास ले गए। पूरे रास्ते उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी।
डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट करवाए और फिर रिपोर्ट सामने रखकर हमारी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बस अब आप हर महीने ध्यान से अपना चेकअप करवाती रहिए। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने गलत सुना है। मैंने दोबारा डॉक्टर की तरफ देखा। उन्होंने फिर से मुस्कुराकर यही बात दोहराई। मेरे दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गई थी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। 10 साल की प्रार्थना एक लम्हे में स्वीकार हो गई थी। मेरे दिमाग में जल्दी से वो दवाई आई जो मुझे जीवन ने लाकर दी थी और जिसे मैं रोज रात को खुद खाती थी और अपने पति को भी खिलाती थी। मैं मन ही मन यही सोच रही थी कि जब ईश्वर चाहता है तो रास्ते खुद ही बना देता है। शायद मेरी परीक्षाएं खत्म होने वाली थी, लेकिन जब मैंने अपने पति की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। वो खामोश थे, उनके माथे पर शिकन थी। मैंने दिल ही दिल में यही सोचा कि शायद वो भी अभी हैरानी में है, उन्हें विश्वास नहीं आ रहा। हम दोनों खामोशी से घर वापस आ गए थे। घर पहुंची तो मेरी जेठानी भी अपने मायके से वापस आ चुकी थी। मेरी सास अपने कमरे से सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से बाहर आई, जबकि जीवन भी वहीं मौजूद था। सब लोग हमारी तरफ सवाल करते हुए नजरों से देख रहे थे। मैं भी कुछ कहने ही वाली थी कि मेरे पति ने अचानक तेज आवाज में कहा, ये बच्चा मेरा नहीं है संध्या, ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। उनके शब्द सुनकर जैसे एक लम्हे के लिए मेरा दिल रुक गया था। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना कह सकी, आप ये क्या कह रहे हैं? घर में पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। मेरी सास ने गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखा और बोली, ईश्वर को धन्यवाद कहो कि इतने साल बाद तुम्हें खुशखबरी दी है और तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैंने अपने पति की तरफ घूर कर देखा और कहा कि हाँ बताइए, ये बच्चा आपका नहीं है तो किसका है? कितने सालों से आप मुझे ताने देते आ रहे थे कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब जब ये खुशखबरी मिली है तो आप इनकार क्यों कर रहे हैं? तभी मेरे पति ने जोरदार आवाज में कहा, तुम चरित्रहीन हो, तुम जैसी औरत मेरी जिंदगी में आ कैसे गई? मैं तो सोच भी नहीं सकता। वो अपने बाल पकड़कर कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कहा, पागल हो गए हैं क्या? आप मुझे चरित्रहीन क्यों कह रहे हैं? मेरी सास कहने लगी, संध्या को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वो पूरा दिन हमारे साथ घर में रहती है। हमने कभी उसके अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं देखी जो गलत हो। बहू बिल्कुल पवित्र है, उसके किरदार पर उंगली उठाने वाली कोई बात नहीं देखी हमने आज तक। मेरी जेठानी भी हैरान खड़ी थी। वो आगे बढ़ी और कहने लगी, हाँ देवर जी, मम्मी जी सही कह रही हैं, संध्या तो बहुत अच्छी है। मेरे जेठ भी एक तरफ हैरानी से खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आप लोग हकीकत नहीं जानते। मेरी सास ने कहा, तो क्या है हकीकत? बताओ क्या है हकीकत? मेरे पति के शब्द नरम पड़ गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ये सब सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उन्होंने बताया कि शादी के बाद जब हमने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया था तब एक डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया था कि कमी संध्या में नहीं बल्कि मुझ में है। मैंने संध्या से झूठ बोला था। मैंने उसे बताया कि हम दोनों में ही प्रॉब्लम है, मगर हकीकत ये थी कि डॉक्टर ने सिर्फ मुझे कहा था कि मेरे लिए औलाद पैदा होना बहुत मुश्किल है। इसके बाद मैंने कभी दोबारा टेस्ट ही नहीं करवाए क्योंकि मैं ये हकीकत किसी को बताना नहीं चाहता था। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। 10 साल तक वो मुझे ताने देते आ रहे थे, मेरे बांझ होने का मजाक उड़ाते आ रहे थे, कभी दूसरी शादी की बात करते थे, कभी मेरे दिल को जख्मी कर देते थे, जबकि हकीकत ये थी कि असली परेशानी उनके अंदर थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस बात पर ज्यादा हैरान हूँ या अपनी किस्मत पर। घर का माहौल कुछ लम्हों में बदल गया था। आखिरकार फैसला हुआ कि दोबारा डॉक्टर के पास चलते हैं। हम सब डॉक्टर के पास चले गए। मेरे पति ने सारी बात साफ साफ बता दी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखने के बाद सीरियस होकर कहा, कभी कभी कंडीशन वक्त के साथ साथ बदल भी सकती है, इसलिए पुरानी रिपोर्ट को आखिरी हकीकत नहीं माना जा सकता। इस स्टेज पर प्रेगनेंसी बिल्कुल साफ है। अभी सावधानी कीजिए। बच्चे के जन्म के बाद अगर जरूरत महसूस हो तो टेक्नोलॉजी से हकीकत पता की जा सकती है। ये बात सुनकर मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बहू अपना ख्याल रखो। अब सबसे अहम तुम्हारी सेहत और बच्चे की हिफाजत है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम जानते हैं कि तुम कैसी हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सास की तरफ से तो मुझे तसल्ली मिल गई थी, लेकिन मेरे पति के दिल में शक पड़ चुका था। वो हर रोज यही कहते थे कि जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाएगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा।
मैं खामोश रहती थी क्योंकि मेरे पास अपनी सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी सास हर समय मेरा ख्याल रखती थी। मेरे लिए अलग अलग खाना बनता था, टाइम पर दवाई दी जाती थी, मुझे आराम करने पर मजबूर किया जाता था, जबकि घर का माहौल पहले जैसा कभी नहीं रहा। आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरी गोद में एक सुंदर बेटी आई। मैंने उसे अपने सीने से लगाया तो मुझे लगा जैसे 10 साल की हर प्रार्थना, हर आंसू, हर इंतजार एक ही लम्हे में कामयाब हो गया हो। मेरी सास खुशी से रो रही थी। मेरी जेठानी भी बच्चे को गोद में लेकर प्रार्थना कर रही थी, मगर मेरे पति के चेहरे पर अभी भी विश्वास मौजूद नहीं था। कुछ ही दिन बाद उन्होंने कानूनी तरीके से डीएनए टेस्ट करवाया, ब्लड सैंपल लिए गए और हमें बताया गया कि रिपोर्ट 2 दिन के बाद मिल जाएगी। वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे। आखिरकार रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट देखते ही मेरे पति का रंग बदल गया। उन्होंने कागज मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा मेरा नहीं है। देख लो, सच तुम्हारे सामने है। रिपोर्ट देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी सांस रुकने लगी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। घर में एक बार फिर से खामोशी छा गई थी। काफी देर के बाद मेरे पति ने धीरे से मगर कड़कदार अंदाज में कहा, आखिर कौन है? वो कौन है जिसके साथ तुम अपना मुंह काला करती आई हो? कौन है जो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता रहा? कौन है जिससे तुम मिलती थी? मैंने जल्दी से इनकार करते हुए कहा, ऐसी बात जुबान पर भी मत लाइए। मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई भी नहीं है। मैं किसी से नहीं मिलती थी, कोई घर पर नहीं आता था, मैं किसी के पास नहीं जाती थी। मैं उनको सफाइयाँ दे रही थी, मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जीवन की दी हुई दवाई के बारे में याद आया। मैंने उनको पूरी बात बता दी कि किस तरह जीवन ने मुझे अपनी एक दोस्त की माँ के बारे में बताया था और उसने उस डॉक्टर से मुझे दवाइयाँ लाकर दी थी जो मैं उनको खाने में मिलाकर दिया करती थी और खुद भी खाया करती थी। मेरी बात सुनते ही मेरे पति अपना सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो क्या? इसका मतलब कि मुझे जो इतनी नींद आती थी वो उस दवाई का असर था। मैंने कहा कि शायद हो सकता है, क्योंकि मैं खुद भी तो दवाई खाते ही सो जाती थी और सवेरे ही उठती थी। मेरे पति ने कहा, वो दवाई कहाँ है, मुझे दो। मैंने वो दवाई उनके हवाले कर दी। मेरे पति ने जब वो दवाई चेक करवाई तो पता चला कि वो दवाई प्रेगनेंसी वाली दवाई नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी दवाई है जो शरीर में कमजोरी पैदा करती है और नींद की दवाई है। फिर मेरे पति ने जीवन को पकड़ लिया, उसके गाल पर 2 थप्पड़ लगाए और उससे पूछा कि बताओ, तुम अपनी मामी को किस तरह बेवकूफ बनाते रहे थे? बताओ, वो दवाई तुम कौन सी डॉक्टर से लेकर आए थे? मुझे उस डॉक्टर के पास लेकर चलो। जीवन खामोश रहा और उसने कुछ नहीं बताया। मेरी सास भी बहुत परेशान थी। उन्होंने मेरे पति को डांट लगाई थी और कहा था कि मेरे नाती पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। वो बच्चा है, वो क्या जाने कि तुम दोनों पति पत्नी के बीच क्या चल रहा है। मगर हकीकत ये है कि वो बच्चा बहुत ज्यादा समझदार था। जीवन ने इनकार कर दिया कि वो किसी डॉक्टर को नहीं जानता और उसने मुझे झूठा साबित कर दिया। उसने कहा कि मैंने मामी को कोई भी दवाई नहीं लाकर दी, वो झूठ बोल रही है। मैंने चिल्लाकर कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ही तो मुझे दवाई लाकर दिया करते थे। तुम ही तो कहते थे कि कॉलेज में तुम्हारी एक दोस्त की माँ गायनेकोलॉजिस्ट है। तुमने उसे मेरी पूरी परेशानी के बारे में बताया था और अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो कि तुम मुझे वो दवाई नहीं लाकर देते थे। उसने कहा, मामी आप कौन सी दवाइयों की बात कर रही हैं? मैं तो कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ, यहाँ तक कि मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं है। आप चाहें तो कॉलेज जाकर मेरे बारे में पूछ सकती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं तो अपने बाल पकड़ पकड़ कर रो रही थी। मैं अपने होश खो बैठी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। फिर मेरे जेठ आगे आया और उन्होंने मेरे पति से कहा कि हमें जीवन का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ये सुनते ही सब लोगों ने एकदम से बड़े भैया की तरफ देखा था। मेरे जेठ ने कहा, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जीवन पर शक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये शक एक तरह से मुझे भी ठीक लग रहा है, क्योंकि एक रात मैंने जीवन को संध्या और नमन के कमरे से बाहर आते हुए देखा था। मुझे शक हुआ था कि वो आधी रात के समय इन दोनों के कमरे में क्या कर रहा है। मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मेरे इस शक के तौर पर मुझे यही लगता है कि हमें जीवन का डीएनए टेस्ट करवाने के बाद ही कुछ पता चल सकता है। जीवन बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था। उसने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया और सैंपल भी ले लिया गया। रिपोर्ट आने में 2 दिन बाकी थे, मगर रिपोर्ट मिलने से 2 दिन पहले ही उसने अपने माता पिता को फोन करके घर बुला लिया। मेरी नंद ने यहाँ आकर बहुत बड़ा हंगामा किया था। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और मेरी सास से कह रही थी कि देखो माँ,
कैसा दिन आ गया। मेरे भाई अपने ही भांजे पर आरोप लगा रहे हैं। मेरे बच्चे का डीएनए करवाया जा रहा है। वो तो खुद अभी बच्चा है। इस कम उम्र में उस पर इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। देख लेना, अगर मेरे बेटे पर लगाया गया इल्जाम गलत निकला तो मैं सबको जेल भिजवा दूंगी। किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगी। उन दिनों घर में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल चल पड़ा था। 2 दिन बहुत बेचैनी से गुजर रहे थे। घर में हर इंसान बेसब्री से रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था। कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। ऊपर से मेरी नंद और नंदोई के आ जाने से हर कोई मुझे नफरत भरी नजर से देख रहा था। मेरा पति हर समय खामोश रहता था। मेरी सास भी परेशान रहती थी, जबकि मैं अपनी नन्ही सी बेटी को सीने से लगाकर हर समय ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि जल्द से जल्द सच सबके सामने आ जाए, क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में ये सब कैसे हो गया। आखिर वो दिन आ ही गया था जब रिपोर्ट आ गई। मेरे पति ने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला और कुछ लम्हे तक खामोशी से कागज को देखते रहे। फिर उनके हाथ से रिपोर्ट नीचे गिर गई। उनकी आंखों में गुस्सा भी था, हैरानी भी थी, नफरत भी थी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्चे का पिता जीवन है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा सांस रुक गया। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने घूम रही हो। मैं बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। घर में मौजूद हर इंसान की नजरें मेरी तरफ फूट गई थी। किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। इल्जाम पर इल्जाम लगे। कोई भी जीवन को कुछ नहीं कह रहा था। जीवन खामोशी से खड़ा था। वो तो मासूम बनकर बच गया था, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया था। उनका कहना था कि इस मासूम की जिंदगी तुमने बर्बाद की है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो सिर्फ 15 साल का बच्चा है, वो कुछ नहीं कर सकता। मेरे पति का कहना था कि तुम खुद मुझे नींद की दवाई देती रही ताकि तुम मेरे मासूम भांजे की जिंदगी बर्बाद करती रहो, लेकिन वो सरासर झूठ बोल रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी नंद ने भी बाल पकड़कर मुझे मारा था और कहा था कि मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी संध्या, तुमने तो मेरे बेटे की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ये बात घर के बाहर ना जाए और तुम और तुम्हारी बेटी इस घर में ना रहें, इसलिए तुम इस घर से निकल जाओ। मेरे पति ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था और साथ ही मेरी बेटी को भी। मैं कहाँ जाती? मेरा इस शहर में कोई भी नहीं था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया। मेरे पास कोई सामान भी मौजूद नहीं था, ना ही पैसे थे, क्योंकि मुझे खाली हाथ निकाला गया था। मैं बस में बैठकर अपने मायके चली गई और बस में बैठते ही किसी आदमी का मोबाइल लेकर मैंने अपने बड़े भैया को कॉल कर दी। वो मुझे लेने के लिए आ गए थे। मायके पहुंचकर जब मैंने पूरी बात अपने भाइयों और पिता को बताई तो उन सबकी आंखों में शर्मिंदगी आ गई थी। मुझे लगता था कि वो लोग भी मुझे दोषी मानेंगे, लेकिन मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम गलत नहीं हो, गलत तुम्हारे साथ हुआ है। मेरे भाइयों ने भी मेरा दुख देखकर मुझे हिम्मत दी थी और कहा था कि तुम्हारे दोषियों को सजा मिलकर ही रहेगी, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। मेरे घर वालों ने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने सबूत के तौर पर मेरे पति और जीवन का डीएनए टेस्ट करवाया तो ये बात दूसरी रिपोर्ट में भी साबित हो गई थी। मेरी गोद में जो बच्ची है वो जीवन की है, क्योंकि उन लोगों ने पुरानी रिपोर्ट्स को खत्म कर दिया था। जीवन से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो मुझे पसंद करने लगा था। उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चे ऐसे थे जो उसे गलत सिखा रहे थे। वो उन बच्चों के साथ मिलकर ये गलत बातें सीख रहा था और पढ़ाई से हटकर उसने इन गलत बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि वो अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ रहा है, मगर वो गलत तरीके की मैगजीन पढ़ रहा होता था। मोबाइल में भी गलत वीडियो देखता था। उसने मेरे पति और मेरे बीच जो विवाद चल रहा था उसका गलत फायदा उठाया और मुझे झूठ बोलकर नींद की दवाइयां लाकर दी। जब मैं और मेरे पति गहरी नींद में सो जाते थे, घर में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता था, तो वो आधी रात के बीच मेरे कमरे में आता था और हम दोनों पति पत्नी के गहरी नींद में हो जाने का फायदा उठाता था। उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। लोग समझते थे कि वो कम उम्र का बच्चा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसका दिमाग कितना तेज चलता है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। उसे बच्चा जेल भेज दिया गया। मेरे ससुराल वाले उसके लिए बुरी तरह से रो रहे थे। सबकी हालत खराब थी, मगर किसी को ये नजर नहीं आ रहा था कि उसने मेरे साथ क्या किया। मेरे ससुराल वालों को लगता था कि मुझे उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन मैंने उन लोगों से सवाल किया कि अगर यही सब कुछ आपकी अपनी बहन और आपकी अपनी बेटी के साथ हुआ होता तो आप लोग क्या करते?
क्या मैंने जीवन के साथ ठीक किया? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जो मेरी कहानी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी अगर आप सब लोगों से यही सवाल करूं कि आपकी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो आप लोग क्या करते? बच्चे को बचाते या अपनी बहन बेटी को इंसाफ दिलाते? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।